सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। यार आज जो हम मिलवाने वाले हैं विनीत कुमार, जिन्होंने बहुत बेहतरीन शानदार रैंक गेट डेटा साइंस के अंदर अचीव की है। AIR 70 या डेटा साइंस का पेपर अभी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि डेटा साइंस के अंदर रैंक लाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सिलेबस का उतना आइडिया नहीं है, PYQs उतने अवेलेबल नहीं है, और इवन कंटेंट जो है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा लग रहा था यार कंटेंट कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज के इस सेशन के अंदर हम आपको विनीत कुमार से मिलवाएंगे और उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की है, किस किस रिसोर्स को फॉलो किया है, सारा ही डिस्कशन होने वाला है। और डेटा साइंस में यदि कोई गेट लिखना का सोच रहा है तो ये इंटरव्यू उन बच्चों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस विनीत कुमार, इतनी शानदार रैंक लाने के लिए AIR 70 गेट 2025 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएं, कहां से आपने बीटेक किया है, इससे पहले गेट लिखा था या नहीं लिखा था, और क्या आपकी रैंक रही थी। तो ये सारी बातें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए बच्चों को। हेलो गाइस एवरीवन, माय नेम इज विनीत कुमार। मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में करंटली अपनी बैचलर डिग्री परस्यू कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। मैंने इससे पहले पिछले साल गेट का पेपर दिया था, गेट डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब वो पहली बार निकला था। तो तब मैंने जब पेपर दिया था, जब मैंने बेसिकली बिना किसी प्रिपरेशन के दिया था। मेरे कॉलेज में मेनली जैसे कि मशीन लर्निंग का और प्रोबेबिलिटी का कोर्स चल रहा था, तो मैंने देखा कि इसका सिलेबस बहुत हद तक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के जो कंप्यूटर साइंस सिलेबस उससे मैच करता है। तो मैंने सोचा इसको एक बार ट्राई करके देते हैं। तो मेरी उस टाइम पे 130 AIR आई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा इसको अगले साल थोड़ी प्रिपरेशन के साथ देते हैं, क्या पता थोड़ी और अच्छी रैंक आए और मैं कोई अच्छे कॉलेज जैसे IIT दिल्ली के अंदर PhD कर पाऊं। मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट PhD करूं इंस्टेड ऑफ डूइंग MTech, तो मैंने इसलिए ये देने का सोचा था। तो इस बार मेरी रैंक 70 आई है। इसके अंदर मैंने अब की बार थोड़ा सा प्रिपरेशन अनअकैडमी के थ्रू भी किया था और थोड़ा सेल्फ स्टडी से किया था। तो इसके अंदर अब की बार, और अगर आप मेरी पहले की और कोई अचीवमेंट जानना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले एक NTSC स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन भी निकाल रखा है। आई एम NTSC स्कॉलर फ्रॉम बाय NCERT। इट इज अ गवर्नमेंट पेड स्कॉलरशिप from class 11 till now. And sir, should I display the PPT now? हाँ or any other questions? बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Okay sir. सर PPT से पहले आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं बाकी सबको स्ट्रैटेजी बताने की सोचूंगा थोड़ी। बिल्कुल, मेरा सवाल ये कि यार फर्स्ट टाइम में 130 रैंक, मतलब ये एक ड्रीम रैंक होती है किसी बच्चे की। पहली बार में आपने 130 मतलब निकाल दी, तो भाई कॉलेज के अंदर इसका मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ाई की होगी। तो कॉलेज के टॉपर हो आप? सर कॉलेज में दरअसल कभी भी कोई टॉपर नहीं होता। कॉलेज में थोड़ा सा कभी मस्ती होती है, कभी कुछ होता है, थोड़ा टीचर कभी कभार नंबर काट लेते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं सारे, तो टीचर्स भी एक तरीके से कंफ्यूज होते हैं कि सबको फुल नंबर नहीं दे सकते। तो सबका थोड़ा एवरेज आउट स्कोर ही रहता है कॉलेजेस में, तो इसलिए कोई परेशान होने की वजह नहीं है। पर उसके बावजूद मैंने एक 8+ CGPA बनाने का हमेशा मेंटेन रखी है। वो for this semester I have a CGPA of 8.07, and for this the college was the main thing. The previous year exam was given just after my college exam. My college had an examination of machine learning and a probability and statistics. After that I directly gave the GATE examination, and it helped me a lot because the college syllabus of Bachelor of Technology of Computer Science Engineering and this is very similar, I can say. बहुत शानदार। तो यार बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, गेट की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कॉलेज के अंदर जो सब्जेक्ट हैं वही कहीं ना कहीं गेट के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो यदि कॉलेज में आप अच्छे से पढ़ रहे हो और सही से आपने तैयारी की है तो गेट में कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता ही होगा। Yes, सर मेरा क्या कहना है, ये जो गेट डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहा हो। हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो 2 बाइफर्केशंस में चली जाती है। जब हम डायरेक्टली कोर कंप्यूटर साइंस करते हैं तो उसमें हमारे को इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी पड़ती है और हमारे को साथ साथ
पढ़ने पड़ते कंप्यूटर रिलेटेड। तो उसकी वजह से बच्चा जिसको थोड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम पसंद है, जैसे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी कम पसंद है मेरे को, तो इस वजह से मेरे को जो गेट सीएससी एग्जामिनेशन था वो मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आया, तो मैंने इसलिए नहीं दिया। गेट दिए में ये अच्छी बात थी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कोर्स नहीं है, तो जिस भी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स में इशू हो वो गेट डीए को परस्यू कर सकता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो बताइए अपनी जर्नी और आगे की। आप तो स्लाइड एक बार बना के लेके आए, तो पूरा एक्सप्लेन कीजिए कैसे कैसे क्या क्या रहा है आपका। सर मैंने दरअसल एक तरीके से बच्चों के लिए वो स्लाइड्स बनाई थी कि उनको एक स्ट्रैटेजी दे दूं मैं थोड़ी सी, कि बिल्कुल जैसे कि हर एक जो सिलेबस के अंदर हर एक जो टॉपिक है उसकी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए बच्चों को। जैसे मेरे बिल्कुल। हिसाब से सबसे ज्यादा बच्चे इस पेपर के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है उसको लेके बहुत परेशान होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल परेशान होते हैं। और दरअसल इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इससे सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे कम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ये भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, मैंने अगर सैंपल पेपर 2024 और 2025 का एग्जामिनेशन जो एग्जामिन करा है उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन बहुत कम टॉपिक से पूछे जाते हैं। हाँ एआई मतलब उतना नहीं पूछा जाता जितना बाकी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल। जैसे करंटली 2025 में बस 2 क्वेश्चन आए थे, या तो 3 ले लीजिए अगर आप मशीन लर्निंग और एआई के जो थोड़े से कंबाइंड टॉपिक्स आए थे उसको ले लें तो इसके अंदर मैंने जो सर्च टॉपिक है इसको मैंने कंसीडर करा है कि हमें जो बुक है, इसकी एक बुक आती है हम्म। कि अ मॉडर्न अप्रोच बाय नॉर्विक एंड रसेल सर। ओके। सो मैंने इसको करा था, इसके चैप्टर 3 to 5, बस चैप्टर 3 to 5 3 चैप्टर्स, उससे ज्यादा नहीं करने इसके। ये बड़ी बुक है पर इसके चैप्टर 3 to 5 जो है पूरे गेट सिलेबस को कवर कर लेते हैं। पूरे अब गेट्स। इसके बाद हमारा जो थ्योरी है वो खत्म हो गई, पर हमारा बच गया न्यूमेरिकल्स। तो हाँ। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने अनअकैडमी से न्यूमेरिकल्स करे थे, और एक महेश हुड्डर का यूट्यूब चैनल है वहां से न्यूमेरिकल्स किए थे। ये ओके। दोनों कंबाइन करके जो न्यूमेरिकल्स बने थे उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, गुड, क्योंकि ग्रेट। बहुत हद तक तो अनअकैडमी ने सारे कवर कर दिए थे न्यूमेरिकल्स। महेश हुड्डर को मैंने एक तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट के लिए लिया था, कि प्रैक्टिस के लिए कि मैंने जो अकेडमी पे सीखे थे न्यूमेरिकल्स करने उसको मैंने महेश हुड्डर से एक तरीके से प्रैक्टिस किया था। और ओके। वैसे ही इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉजिक, प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट का। सर ये बहुत बेसिक लेवल है, क्लास 12th की जो मैथ्स के अंदर आपने भी सुना होगा कि एक आता है चैप्टर, हाँ मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, पर ये क्लास 12th की मैथ्स के अंदर है। ये बहुत बेसिक, और गेट में भी बहुत बेसिक लेवल पे पूछा जाता है और हर ब्रांच में पूछा जाता है इजीली, ये ओके। बहुत ओके। कॉमन है। तो इसको हम अनअकैडमी से आराम से कर सकते हैं कवर। नहीं तो मैंने इसका एक प्रेडिकेट का जो था थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था, तो मैंने इसको समझने के लिए एक ऑनलाइन नोट्स देखे थे कॉलेज के, ये उसका लिंक है। बच्चे ओके। मतलब इस लिंक को भी थोड़ा रेफर कर सकते हैं, वरना अनअकैडमी विल बी इनफ, आई विल से। ग्रेट ग्रेट। जिन बच्चों को बुक का नाम देखना है वो बुक का नाम यहाँ से देख सकते हैं सर, इजिली मैंने बुक का नाम दे रखा है। गुड गुड, ग्रेट। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसके बाद एक टॉपिक बचता है, सबसे बड़ा टॉपिक इसका जो हिस्सा है, रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी टॉपिक। ये सर बहुत लेंथी है, आपको भी खत्म ही नहीं कर सकते, ये पूरी एक रिसर्च का टॉपिक है एक तरीके से, ओके ओके। इसमें बहुत डेप्थ है। तो मैं, और पर इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कम पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चंस कम पूछे गए और हाँ, टॉपिक बहुत डीप में है। आप देखेंगे तो सैंपल पेपर में इसमें 2 क्वेश्चन थे, 2024 में बस एक क्वेश्चन बेशियन नेटवर्क से आया था, सैंपल पेपर में एक सैम्पलिंग से था, एक बेशियन नेटवर्क से था, और 2025 में एक बेशियन नेटवर्क से था। और जो वो बेशियन नेटवर्क का 2025 में आया था वो एक अननेसेसरी डिफिकल्ट थ्योरी थी, मतलब बच्चों को नहीं पता होगी वो थ्योरी, ओके ओके। वो पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है वो थ्योरी, वो बच्चों को नहीं पता होती मेजरली, तो मेरे को भी नहीं आती थी, मैंने गलत किया है, आई एम ओपनली सेइंग दैट। ओके तो ओके। मेरा क्या कहना है, इसके अंदर हमारे को मेनली सैम्पलिंग और बेशियन नेटवर्क को कवर करना चाहिए। ओके ओके, ग्रेट। इसके अलावा हमारे को बाकी पोर्शन को बस एक गो थ्रू ले लें, ज्यादा रिवीजन में उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत अननेसेसरी टॉपिक्स होते हैं और बहुत कोचिंग इसको भर भर के करा रहे हैं क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है देख के, ये जैसे वेरिएबल एलिमिनेशन सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। कितनी बड़ी चीज पढ़ रहे हैं हम, पर इसको हम बस बेशियन नेटवर्क और सैम्पलिंग तक ही रखना चाहिए, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए इसमें। ओके। तो इसको मैंने अनअकैडमी से कवर कर लिया था, एक नॉर्मल बेशियन नेटवर्क और सैम्पलिंग,
बाकी सबको मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से रीड किया था बस। Okay. मेरा इसमें कहना है कि आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें और न्यूमेरिकल्स के लिए बेसियन नेटवर्क और सैम्पलिंग को कवर करें। इसके अलावा बेसियन नेटवर्क और सैम्पलिंग के अलावा इसमें न्यूमेरिकल्स पूछना थोड़ा मुश्किल है। इसी के बाद हम मशीन लर्निंग पे आ जाते हैं। इसकी वेटेज बहुत हाई है क्योंकि मशीन पढ़ाते हैं आजकल के ये क्या आ गया है, नया टॉपिक आ गया है। जो कोर सीएस वाले हैं वो तो उनको डर लगता है इससे। तो ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब मशीन लर्निंग में आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कवर कर सकते हो और इतना मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सर मशीन लर्निंग में दरअसल बताऊं दिक्कत क्या है, मशीन लर्निंग कंप्लीटली मैथ्स से रिलेटेड है। अब जैसे मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, मैं हमेशा से मैं सोचता था पहले जब मैं 11th 12th में एडमिशन ले रहा था इंजीनियरिंग में कि इंजीनियरिंग में मैथ्स पढ़ेंगे, और कंप्यूटर साइंस में आकर मेरे को पता लगा मैथ्स बस 10 to 20% है, उससे ज्यादा मैथ्स नहीं पढ़ाते, बाकी सब थ्योरी है। तो बाकी बच्चे थ्योरी में थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, अब मेरे जैसे बच्चे वो थ्योरी में थोड़े कम नंबर ले आते हैं, और वो मेरे जैसे बच्चे इनके अंदर 10 CGPA भी ले आते हैं जो मशीन लर्निंग के कोर्स होते हैं। बाकी कोर्सेज में मेरे कुछ कोर्सेज जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और थ्योरी रिलेटेड थे उनमें 6 CGPA भी है, इसमें 10 CGPA भी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर ये थोड़ा सा बच्चे के पर्सपेक्टिव पे होता है। मशीन लर्निंग बहुत एक अच्छी फील्ड है, पर जो कॉलेज जो इंडस्ट्रीज है वो अभी भी इसको ज्यादा कवर नहीं कर रही, क्योंकि वो सोचती है हम डायरेक्टली एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हायर करेंगे, उसको सिखा देंगे, हम मशीन लर्निंग कैसे भी करके उसके दिमाग में भर देंगे। आप देखेंगे इंटरव्यू होते हैं तो हमसे बस कोडिंग के डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। आपको पता होगा ये इंटरव्यू जो जॉब्स के होते हैं उन पे हमारे से कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बेशक हमारे को एक एआई साइंटिस्ट की या किसी की भी जॉब दे रहे हो। पर मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि एक मशीन लर्निंग और एआई वाले के लिए मेनली मैथ्स ज्यादा जरूरी है, उसकी मैथ्स को हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए कि वो मैथ्स में कैसा है। तो इसमें ऐसी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है इसमें थ्योरी पूछी ही नहीं गई सर, किसी भी तरीके से थ्योरी का नामो निशान नहीं है। और जो आप देखेंगे ऑनलाइन बहुत हद तक जैसे अब ये उठा लेंगे कि हायरार्की क्लस्टरिंग, इसकी थ्योरी पे थ्योरी पढ़ाते चले जा रहे हैं सर सबके सब, और थ्योरी इसमें बिल्कुल पूछी ही नहीं गई है। ओके आप बताइए अगर आपने कहीं देखी हो थ्योरी, इसमें बिल्कुल थ्योरी नहीं पूछ रहे, हाँ, डायरेक्ट न्यूमेरिकल से। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डायरेक्ट न्यूमेरिकल से बस अगर आपके थ्योरी पढ़नी है तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन का जो टॉपिक है वो 1 पेज की थ्योरी है, 1 पेज से ज्यादा थ्योरी उसमें भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बस 1 पेज की थ्योरी है। और के मीडिएट्स के अंदर न्यूमेरिकल डालना थोड़ा बच्चों के लिए हो जाता है टेडियस, कि न्यूमेरिकल जाएगा बड़ा, क्योंकि उसके अंदर हमारे को कोई उसकी कॉस्ट घटाने का तरीका नहीं मिल पाता, आपको पता हो तो हमारे को पूरा का पूरा रीसॉल्व करना पड़ता है एक पॉइंट को लेके फिर से। तो इसलिए के मीडिएट्स पे कई बार हो सकता है, अभी तो पूछा नहीं गया, पर मेरे कंसिडरेशन के हिसाब से के मीडिएट्स पे कभी ऐसा हो सकता है कि थ्योरी पूछ ले। तो मेरा मानना है इसमें से बस ये 2 टॉपिक्स पे थ्योरी पे कंसंट्रेट किया जाए। गुड ग्रेट। और बाकी जो है न्यूमेरिकल्स किए जाए अनअकैडमी, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एक महेश उत्तर के जो न्यूमेरिकल्स के हैं उनको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके बिना सॉल्यूशन देखे उसको बिना सॉल्यूशन देखे करिए, और अनअकैडमी के जो प्रॉब्लम है उनके टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन देखिए, उनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखिए। मैं सर बात क्या है, महेश उत्तर को इसलिए हमारे को आजकल अभी थोड़ा देखना पड़ रहा है क्योंकि अभी इसके रिसोर्सेज बहुत कम है। अनअकैडमी के प्रोफेसर टीचर्स बहुत काम कर रहे हैं, पर अनअकैडमी के टीचर्स की भी एक लिमिट है कि सर हर इंसान की एक लिमिट है कि सुबह से लेकर शाम काम करेगा फिर सोएगा वो, तो एक बच्चों को पर न्यूमेरिकल्स में लिमिटेड रिसोर्स नहीं चलता। तो मेरा मानना है कि हमारे को थोड़ा डाइवर्सिटी रखनी चाहिए रिसोर्सेज में भी, कि हमारे को प्रैक्टिस कहीं और से करनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन कहीं से सीखनी चाहिए। तो मैं अनअकैडमी को एक एक्सप्लेनेशन सीखने के लिए एक अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उनके टीचर्स एक्सप्लेन अच्छा करते हैं, बाकी टीचर्स एक्सप्लेन थोड़ा हल्का करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मशीन लर्निंग की प्लानिंग हो गई। और इसके अंदर मशीन लर्निंग में एक दूसरा पार्ट होता है सुपरवाइज लर्निंग। इसके अंदर हमारे को फिर से न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, थ्योरी कम पूछी जा रही है, इसमें भी थ्योरी कम पूछी जा रही है, पर इसमें थ्योरी कुछ टॉपिक्स में जरूरी हो जाती है। जैसे एसवीएम जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो न्यूमेरिकल आ रहा है, पर वो थ्योरी के बिना हो ही नहीं सकता, आपको थ्योरी आनी चाहिए, आपको थ्योरी याद होनी चाहिए। तो उसके अंदर हाई लेवल न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो वो उसके लिए थ्योरी आपको जरूरी है। जैसे आपको कर्नल का सवाल आया था एक गेट के सैंपल पेपर के अंदर, तो उसके अंदर आपको एक हाई लेवल की थ्योरी जानी होनी चाहिए थी, तो उसके बाद हुआ था वो।
अब क्रॉस वैलिडेशन पूरा थ्योरी है, वो पढ़ना चाहिए क्योंकि वो इजीली हम नंबर ला सकते हैं उसमें, वो इजी टॉपिक है, इजी हैंगिंग फ्रूट है। ऐसे ही बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, इसको सर अच्छे से घोल के पी लेना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछेंगे बच्चों से, जो आगे जाके एमटेक का, पीएचडी का, जिसका भी इंटरव्यू देंगे उसमें बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ जरूर पूछा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं जिसका भी, अब जैसे मेरे को भी पीएचडी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो मैं वो कर रहा हूँ, तो उसके सबके सिलेबस में बाइस वेरिएंस है मशीन लर्निंग के अंदर, बाकी टॉपिक्स को इग्नोर कर दिया गया है। उन सबके टीचर्स को बाइस और वेरिएंस में देखना है, क्योंकि हमारे कॉलेज लेवल पे क्या होता है, बाइस और वेरिएंस को टीचर हल्के में लेता है, कहता है इसको छोड़ दो, कोई नहीं, बाकी सब चीजें करते रहो, इसको छोड़ दो। तो इस चक्कर में इसको कम कवर किया जाता है। तो वहां के टीचर्स जो है वो बाइस और वेरिएंस को ज्यादा कवर करना चाहते, जानना चाहते कि बच्चे ने डेप्थ में समझा या नहीं समझा। ऐसे ही एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का जो टॉपिक है, उसमें हमारे को थ्योरी पढ़नी चाहिए, न्यूमेरिकल भी करना चाहिए, और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अलग अलग केसेस में हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइम कम्प्लेक्सिटी कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। बिल्कुल डायरेक्टली कितनी बार पूछा जाता है कि आपको आता है तो फटाफट से आंसर हो गया, नहीं तो फिर गए, वरना फिर आप कर ही नहीं सकते। मतलब सब पूरे के पूरे मशीन लर्निंग में हमको बस टाइम कम्प्लेक्सिटी एक तरीके से फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की जाननी है, बाकी की होती है पर वो कोई पूछना नहीं चाहता, क्योंकि बाकी की एकदम नॉर्मल है, ओ टी के उसकी है, के मींस की, तो वो कोई पूछना नहीं चाहता, वो सबको पता है कि सबको पता है ये ऐसे निकल जाएगी। तो सर मशीन लर्निंग इसके साथ हमारा कवर हो गया मेरे अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया यार, मुझे भी मजा आ रहा है तुम्हारे साथ इंटरव्यू देके। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत सारी चीजें मैं भी सीख रहा हूँ, मतलब कि मेरे लिए डेटा साइंस मतलब बिल्कुल न्यू है। हाँ सर, वो डेटा साइंस तो सर सबके लिए नहीं हुआ, मेरे लिए भी नहीं हुआ। मैं रोज कोई भी टेस्ट भी देता था ना, तो सोचता था कि इसके अंदर भी नया टॉपिक कहाँ से आ गया, और कुछ भी वो क्योंकि सिलेबस के अंदर हमें कभी बुक मेंशन नहीं की जाती, हमारे को डायरेक्टली हमेशा कोई भी एजेंसी होती है वो एक सिलेबस दे देती है, एडवांस जेई एडवांस हो, जेई मेन हो, वो बस वो लिख देती है ये सिलेबस है, उसकी बुक कौन सी यूज करनी है कोई नहीं बताता सर। बुक नहीं बताता कोई। सर वो बच्चों को बहुत परेशान करने वाली बात होती है कि कितनी तक पढ़ना है, किसको क्या पढ़ना है। अब सीबीएसई के अंदर क्या होता है, बच्चों को पता है कि सर ये एनसीईआरटी पढ़ ली, अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाहर एक लाइन नहीं आएगी सर। और इनमें क्या होता है सर, बाहर ही कुछ भी पूछ लेते हैं सर। अब जैसे हम यूपीएससी का एग्जाम देखते हैं तो उसमें अननेसेसरी जीके पूछ लेते हैं कि ये गाना किसने गाया सर, कि इस गाने को 10 बार किसने गाया सर, ये सब बच्चों को नहीं पता होता, सबको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस वीडियो से बच्चों को बहुत हेल्प होने वाली, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है डेटा साइंस के लिए, मतलब अभी जिनको रिसोर्स की कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे हैं, क्या रिसोर्सेस कहाँ से मैं फॉलो करूं, तो बहुत मुझे खुद मजा आ रहा है कि भाई इतनी सारी आपने मेहनत की, इतनी सारा कहाँ से क्या क्या चीजें करी है, ये बहुत अच्छा है मतलब बच्चों के लिए। सर मेरे हिसाब से इस बार से ना थोड़ा रिसोर्स थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज भी हो जाएगा, क्योंकि अब 2 पीवाईक्यूज हो गए, एक सैंपल पेपर हो गया, तो टीचर्स को भी समझ आने लग गया धीरे धीरे कि पूछना क्या चाहती है आईआईटी, बिल्कुल। क्योंकि और आईआईटी जब गेट का पेपर से। हाँ बोलिए सर। ये जो आपने कंटेंट बनाया ना, ये आप मुझे सेंड भी कर देना, तो हम इस वीडियो के नीचे उसको डलवा देंगे, जिससे कि बच्चे ठीक है को सर, मैं भेज दूंगा इसको अच्छे से। बिल्कुल सर ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि वो जो टीचर्स है उनको भी पता चलता जा रहा है, क्योंकि पेपर होते हो गए हैं, अब दो पेपर हो गए, एक सैंपल पेपर हो गया, तो टीचर्स को भी धीरे धीरे समझ आने लग गया कि गेट वाले ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि गेट का पेपर कोई एक आईआईटी अकेले नहीं डिसाइड करती, बिल्कुल वो एक ब्रांच कई सारी आईआईटी मिलके कुछ क्वेश्चंस बनाती है और वो डायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होता है उसको भेजती है। तो एनी हाउ हमारे को सबका एक निचोड़ पता चल जाता है एक टेस्ट पेपर में। ऐसा नहीं है कि हमारे को सिर्फ अब रुड़की ने कराया तो रुड़की ऐसा बनाती है, गुवाहाटी ने बनाया तो ऐसा बनाती है। बच्चों के मन पे एक परसेप्शन डाल रखा है कि गुवाहाटी ऐसे पेपर बनाएगी, अब अगले साल शायद गुवाहाटी बनाएगी गेट का पेपर, जितना मुझे पता है। तो गुवाहाटी को हमेशा से एक ऐसा इंस्टीट्यूट माना गया है कि सर बच्चों की ऐसी तैसी कर देगी। जेई एडवांस 2016 मुश्किल आ गया तो बच्चों की वो ऐसी तैसी करती है, उसको ऐसा माना जाता है हमेशा से, अगर आपने देखा हो। और बिल्कुल, जबकि सारे ही आईआईटी मिलके पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन सारे वही आईआईटी प्रोफेसर सर, बना रहे हैं। हमेशा जेई एडवांस का भी ऐसा ही हुआ है, गेट का भी ऐसा हुआ है, सब मिलके बनाते हैं, क्योंकि ये एक पेपर ऐसा है, ये उनकी भी एक इमेज है, आईआईटी की एक इमेज है ये, कि हम इतना मुश्किल पेपर सेटअप करेंगे कि तुम कुछ तो सवाल छोड़ के आओ। गेट में भी सर बहुत मुश्किल होता है कि 100 में से 100 कोई बच्चा ले आए, और मेरे को पता नहीं सर क्या कभी आए या नहीं, वो मेरे को नहीं पता, पर बहुत मुश्किल होता है। नहीं, कभी नहीं आया आज तक, 100 में 100 नहीं आया किसी के। हाँ, और सर जेई एडवांस में तो सर वो आने से रहे वो तो सब बच्चों के आने से ही रह जाते हैं। बिल्कुल। तो लीनियर अलजेब्रा के बारे में बताइए, क्या इसमें क्या कैसे तो कैसे सर लीनियर अलजेब्रा क्या क्या है कि हाई वेटेज है, बहुत हाई वेटेज है इसकी। तो इसके अंदर पर इशू क्या है कि इसके जो टॉपिक्स है ना, जो मैंने यहाँ लिखे हैं, बहुत डिफिकल्ट है।
बच्चे इनका नाम सुन के सोचते हैं ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। वेक्टर स्पेस क्या हो गया, डायरेक्ट वेक्टर स्पेस निकाल देंगे, सब स्पेस निकाल देंगे। और सर आप पिछले साल का पेपर ले लो, इस साल का पेपर ले लो, दोनों मिला के देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में इन्हीं से पूछे गए हैं, और बहुत बेकार पूछे गए हैं, बहुत हाई लेवल के बेकार सवाल पूछे गए हैं। इस बार लीनियर अलजेब्रा में परेशान किया बहुत बच्चों को, बहुत बच्चे बोले डीए में तो थोड़ा बच्चों को क्या लगता है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस है ना, वो आ जाएगा कि v1 x1 प्लस v2 x2 प्लस vn xn, इसके अंदर हम सबको जीरो कर देंगे या सबको नॉट इक्वल टू जीरो कर देंगे और सोल्व हो जाएगा। तो होता ही नहीं है कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर दोगे। उनको ऐसा तरीके से बनाया जाता है सवाल को कि आपकी नॉर्मल नॉलेज से नहीं हो सकता। ये मैं ये हर टॉपिक में कह रहा हूँ कि सर ये इजी है या डिफिकल्ट है, पर मैं इसको जरूर कह रहा हूँ कि ये डिफिकल्ट है, बच्चों को इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पूरे सिलेबस में मेरे अकॉर्डिंग यही सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। इसकी डिफिकल्ट होने का कारण क्या है, इसका सोर्स बहुत कम है। सब टॉपिक सब कोचिंग जो है सर इसको बस स्किप करना चाहती है, क्योंकि कोचिंग के टीचर्स को पता है कि वेक्टर स्पेस और सब स्पेस है ना, ये अकेले 10 लेक्चर लेगा, अकेले 10 लेक्चर लेगा। लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स चलो 2 लेक्चर में हो जाएंगे, पर वेक्टर स्पेस और सब स्पेस है ना वो 10 लेक्चर लेगा। ये मैं इजीली कह सकता हूँ, बहुत हाई लेवल में डेप्थ में होता है ये। और सच पूछ रहा है गेट, वेक्टर स्पेस और सब स्पेस डेप्थ में पूछ रहा है गेट, तो हमारे को इसको डेप्थ में करना चाहिए। पर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या सोचते हैं कि अब वो बच्चे तो आएंगे नहीं, अटेंड करेंगे नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। तो मैंने इसको बहुत हद तक ढूंढा, तो मेरे को थोड़ा अनअकैडमी पे इसका कंटेंट मिला, तो अनअकैडमी से मैंने थोड़ा करा, थोड़ा मैंने पीवाईक्यू से एनालाइज करा था पिछले साल से। पर इस साल भी मेरे को थोड़ा सा इशू हुआ पेपर में, मेरे जो सबसे ज्यादा गलत हुए लीनियर अलजेब्रा में वो इन्हीं वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस से हुए हैं, बाकी सारे मेरे ज्यादा गलत नहीं हुए। ओके। तो मेरा क्या मानना है, बच्चों को ये अगर कहीं दिखे कि ये 10 वीडियो की प्लेलिस्ट है, अनअकैडमी जैसे 10 वीडियो की बना रहा है, 20 वीडियो की बना रहा है सिर्फ वेक्टर स्पेस पे और सब स्पेस पे, देखो उसे। ये नहीं है कि सर की कहीं पे एक वन शॉट मिल जाए छोटा सा बढ़िया सा और हो गया, ये वन शॉट वाला टॉपिक नहीं है, बाकी सब वन शॉट में कर सकते हो, पर वेक्टर स्पेस और सब स्पेस वन शॉट नहीं है सर, ये मैं मानता हूं। बिल्कुल बच्चे क्या चाहते हैं कि यार पूरा मैथमेटिक्स एक लेक्चर में कहाँ मिल रहा है, वहां जाके पढ़ लेंगे, रैंक आ जाएगी। सर वो प्रोबेबिलिटी में भी कर सकते हो, कैलकुलस में भी कर सकते हो, पर ये जो लीनियर अलजेब्रा का मैं बस यही टॉपिक कह रहा हूँ, ये आधा सिलेबस भी नहीं है, ये बस 20% सिलेबस है, पर मैं इन टॉपिक को मेनली हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये टॉपिक बच्चों को जरूर करना चाहिए। ये गेट का एकदम जो मेन गेट है ना कि ये तुम्हारे को 70 पार नंबर लाना है, वो है। अगर तुमने इसको करा तो ही 70 के पार जाओगे, अगर इसको नहीं करा तो नहीं जाओगे। अब सर आप देखेंगे कि जो मेनली कई बच्चे हैं जिनकी 70 के पार रहे हैं, वो मेनली पहले से किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हाँ। वो बैचलर डिग्री के नहीं है, वो मेनली किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहा है। पीएचडी के टीचर्स ने दिया है पेपर, देखो सर गेट का, कि बस हमारी एक रैंक शो हो जाए। अब वो उनके लिए सर वेक्टर स्पेस सब स्पेस इजी है, क्योंकि उनको पीएचडी की रिसर्च में वेक्टर स्पेस सब स्पेस हाई लेवल पे चाहिए होता है। एमटेक वालों को भी वेक्टर स्पेस सब स्पेस पढ़ना पड़ता है, पर हम नहीं पढ़ते ये बीटेक में, ये कहीं से कवर नहीं होता हमारा। और जो तो इसको हमारे को डेप्थ में करना पड़ेगा, तभी ये हमारे से सोल्व हो पाएगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। और अब मेरे हिसाब से बच्चों को भी ये पता चल जाना चाहिए, क्योंकि अब दो एग्जाम हो गए, एक सैंपल पेपर हो गया, तो बच्चों को भी एक आइडिया हो जाना चाहिए कि इतने लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा वेक्टर स्पेस में और सब स्पेस में। तो ये आसान लगता है पर ये आसान है नहीं, और हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गेट भी इस पे वो नहीं कर रहा कि चलो आसान नहीं है तो इस पे थोड़ा सा हल्का इजी लेवल का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो, वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है इस पे, वो इसको घुमा घुमा के पूछ रहा है। बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है। एक्चुअली ये आईआईटी वाले भी कहेंगे यार बच्चों को लगता है ना मैथ तो इजी है यार, मैथ तो बना ही लेंगे। अभी तक क्या था, गेट का मैथ बनाना आसान था, गेट में कंप्यूटर साइंस से मैथमेटिक्स बहुत आसान पूछा जा रहा था, तो बच्चे मैथमेटिक्स को सीरियसली ले रहे थे। लेकिन वो डेटा साइंस में प्रूव करना चाह रहे हैं भाई मैथ ही होता है और मैथ डिफिकल्ट होता है। यस सर। अब ये जो अब आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे 2 लाइन का सिलेबस लिखा था सर ये वाला, और अब यहाँ पे आ गए 5 लाइनें सीधे। और ये जो टॉपिक है ना सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे आपको कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आइडिया इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 12वीं से ही। 12वीं में बहुत बार क्वेश्चन आए थे, जेईई मेन में तो भर भर के दिए हैं बच्चों ने। ये हर मेंस की शिफ्ट में आना है, बच्चे जरूर करके जाते थे इसको, बहुत टाइम लगा है इस पे।
आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर जो है ये सबको पता है 12th से ही। ये जो है बहुत इजी लेवल पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है गेट। गेट इनको ज्यादा हाईफाई जा भी नहीं रहे। गेट को पता है कि बच्चों को आता है, तो वो गेट इस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता। वो कहता है इस पर डायरेक्ट इजी सवाल बनाओ, और जो बच्चों को नहीं आता वो बनाएंगे। वेक्टर स्पेस बच्चों को नहीं आता, उस पर हम हाई लेवल का सवाल बनाएंगे। बच्चे जानबूझ के वो पढ़ के नहीं आएंगे। बच्चों को लगेगा चलो एलयू डिकम्पोजिशन ईजी है, इसको पढ़ के जाते हैं, इसको हम पढ़ के जाएंगे। पर बच्चे डायरेक्टली इनको पढ़ लेते हैं। इनसे क्वेश्चन आते हैं सर, पर 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं। अब सर 2-3 क्वेश्चन के लिए आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे इस पे, तो फालतू बात है, क्योंकि आपको आता है वैसे भी, या आधे बच्चों को आता है इसीलिए। तो ये गलत हो रहा है। बच्चे बल्कि ये जो वेक्टर स्पेस सब स्पेस है, इसको कहते हैं कि सर एक लेक्चर देखा बस इतना हो गया, बस खत्म करो, और आगे देखना ही नहीं इसको। और इसको देखते हैं अरे वाह कितना प्यारा टॉपिक है, अब हम इसी को करेंगे, अब हम इसी को करते रहेंगे रोज। सर बच्चे क्या सर, जो आप टेस्ट सीरीज देखेंगे, जैसे कि मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज ली थी, तो इसकी टेस्ट सीरीज के अंदर आप देखेंगे सब टीचर्स तक ये सवाल डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको आराम से नेट पे इजीली अवेलेबल है। कहीं भी नेट पे सर्च करो कि ये सवाल निकाल दो, मिल जाएंगे। वेक्टर स्पेस और सब स्पेस का कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता टीचर भी इससे डरने लग गए हैं धीरे धीरे। अब पर मेरे अकॉर्डिंग जब टीचर्स भी देखेंगे कि ये ज्यादा पूछा जा रहा है, तो ये इस पे डालेंगे। अनअकैडमी के अलावा बाकी टीचर्स भी डालने की कोशिश करेंगे। अनअकैडमी तो डाल ही रहता है इस पे सवाल। तो इसके अंदर जो है इजी लेवल क्वेश्चन है एकदम। हमारे को इसको लेकर परेशान नहीं होना, तो हमारे को इसको अनअकैडमी से या फिर पीवाईक्यू से इजीली कवर कर लेना है। पीवाईक्यू तो सब चीजों में करना ही है। 3 पेपर है, 3 पेपर पीवाईक्यू नहीं कर पाएंगे बच्चे तो सर फिर तो कोई बात ही नहीं है। 3 पेपर तो आराम से कर सकते हैं बच्चे। अब गेट सीएस वालों का अलग दुख है सर, उनको तो एक पूरी मोटी बुक आती है कि ये प्रीवियस ईयर की बुक है, इसको पूरा निपटाना है, पूरे 2 साल लगेंगे निपटाने में इसको ही। हाँ, वहां तो 30 साल 35 साल के पीवाईक्यू अवेलेबल है सर। वो गेट मैं बताऊं सर, अभी जो बच्चे हैं उनको गेट डीए पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये नया पेपर है, बच्चों के लिए नया है, सबके लिए नया है, इसका सिलेबस नया है। तो बच्चे सोचते हैं हम इसको फोकस ना करें, ये हमारे को मुश्किल से मिलेगा इसका रिसोर्स। अब मेरे को पता है सर इसमें मुश्किल से मिलेगा, पर सर आपको उतनी कम प्रिपरेशन चाहिए इसमें। वहीं आपको गेट सीएस के अंदर आपको 2-2, 3-3 साल बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, जब जाके 100 के अंदर रैंक ला पाते हैं। मैं ये मानता हूँ गेट सीएस के अंदर प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा है। सिलेबस गेट सीएस का काफी ज्यादा है सर। सिलेबस तो कम ही है, सिलेबस तो दोनों का बराबर है, पर उसका डेप्थ तक पता चल गया है लोगों को कि इतना डेप्थ में जाएगा, तब सब पूरी डेप्थ कराते हैं उसके अंदर। हाँ, सब पूरा लेंथी कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा आ जाता है, सब कुछ पूरा आ जाता है, अच्छे से पूछते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सर गेट डीए का पेपर जरूर देना चाहिए बच्चों को। और इससे अब कॉलेज ज्यादातर सारी आईआईटी ने अलाउ कर दिया कि हम गेट डीए के बच्चों को एडमिशन देंगे, हम गेट डीए अलाउ कर देंगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गेट डीए का भी स्कोप थोड़ा कम है, पर मेरे हिसाब से अगर नया पेपर आए तो 2-3 साल के अंदर धीरे धीरे सब में आ ही जाएगा। क्योंकि कभी भी हो जाएगा सर डाटा साइंस से नई को हम कभी हल्के में मान ही नहीं सकते, वो हमेशा ऊपर जाएगा। सर कभी मैंने जब एडमिशन लिया था ना 12th के वक्त पे, मैं सोचा कि सीएसएआई छोड़ो, सीएसई लो, कोर ब्रांच है। हम सोचते थे कि सीएसएआई कोर ब्रांच नहीं है, हम सीएसई लेंगे बढ़िया रहेगा। हमेशा से एक परसेप्शन रहा है कि कोर ब्रांच लेंगे सीएस की, पर मैं अब नहीं मानता कि अब हमें सीएसई लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो देखा कि जो बच्चे सीएसएआई के थे वो एकदम नीचे थे, मतलब वो सीएसई की कट ऑफ हाई जाती है, सीएसएआई की कट ऑफ कम जाती है, सबको मिलती है सीएसएआई। तो पर वो जो बच्चे जो थे उनको जो प्लेसमेंट मिली वो बहुत हाई लेवल की मिली है। गेट सीएसई के बच्चों को, गेट नहीं मतलब कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के बच्चों को कंप्यूटर साइंस और एआई के बच्चों से हल्की प्लेसमेंट मिली है। क्योंकि हम क्या है कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा बैकवर्ड चल रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पुराने कोर्स है कि हम ये डाटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे वगैरह पढ़ेंगे, जो कोई पूछ नहीं रहा है। अब सबने अगर कंपनीज अगर पूछ भी रही हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे ज्यादातर पूछ रही है। जो डाटा कम्युनिकेशन पुराने लेवल का एक मतलब सेम ही है मेनली, तो कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन, पर डाटा कम्युनिकेशन बहुत पुराना हो जाता है, बहुत पुराना है, तो कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा नया हो जाता है। तो ये थोड़ा अंतर पड़ रहा है कि उनका सिलेबस आजकल के प्रोफेसर सोच के बना रहे हैं कि कैसे काम आएगा, तो इस वजह से उनको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। तो मेरा ये मानना है हमारे को एक दिमाग से परसेप्शन हटाना चाहिए कि एक और ब्रांच है हमें यहाँ लेना है, आपको एआई के लिए जाना चाहिए अगर आपकी मैथ्स अच्छी है। पर
आपको मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप मैथ्स भी अच्छी नहीं है और आप जाने की सोचो कि मैं चला जाऊं। मैथ्स बहुत जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये लीनियर अलजेब्रा का तो हमारा हो ही गया। अब ठीक अगला हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। इससे हाई वेटेज है, बहुत बहुत है। हाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर इसके अंदर खास बात क्या है, जो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इससे इजी लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये हमारे कॉलेज लेवल में भी खत्म हो जाता है। अगर कॉलेज लेवल का हम हटाना चाहे तो कॉलेज के अंदर हमारे में ये वाला हिस्सा आता है सर। ओके। सिर्फ इतना हिस्सा हमारा कॉलेज लेवल का है, ये जो बाकी हिस्सा ये हमारे स्कूल में कवर्ड है। हमारे क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी और 11th की प्रोबेबिलिटी यही सारी है, जो पहली 5 लाइनें हैं। तो हमारे को इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा ये बहुत इजी टॉपिक है, बल्कि ये जो हम अलग कर देते हैं इसको ज्यादा अच्छा रहेगा दिखने में। तो वेट अ मिनट। हाँ, तो सर ये जो हमारा टॉपिक है, ये वाला हमारे को एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक बार समझ आ गया ना, तो हमारे को बस एक पेज का चार्ट बनाना है कि ये हमारे फॉर्मूलाज है, ये हमारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के, ये एक्सपोनेंशियल के, पॉइजन के हैं, ये उसके हैं। हमारा एक पूरा टेबल बन जाएगा। उसमें हम डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हैं कि मीन ये होता है, इसका वेरिएंस ये होता है, इसका ये सब कुछ फॉर्मूलाज है। तो ये हमारे को ज्यादा इशू नहीं देगा। इसके अंदर एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये भी अगर बच्चा थ्योरी समझ ले तो इसमें कुछ हाई लेवल नहीं पूछा जा सकता, बट डायरेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो इसलिए बच्चों को ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम थोड़ा कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बाकी सारा ये कॉलेज में कवर्ड है। अब इसके अंदर से बहुत इजी लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से बहुत इजी लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में पिछले तीनों तीनों पेपर्स के अंदर। तो हम इसको कहीं से भी कवर कर सकते हैं। पीवाईक्यू जरूरी करने चाहिए, अनअकैडमी से हम इसे कवर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको प्रोबेबिलिटी में अच्छे नंबर लाने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में थोड़े क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जा रहे हैं, थोड़े बहुत घुमा के पूछे जा रहे हैं। और जैसे हमारे को प्रैक्टिस करनी है, अनअकैडमी पे हमने कंसेप्ट को लर्न कर लिया, हमारे को प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे हिसाब से एक बुक आती है, ये शेल्डन रोज की, मैंने इसको थोड़ा सा कवर किया था। ये बहुत अच्छी बुक है। इसके हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। सॉल्यूशन मैनुअल इनके इसका अवेलेबल होता है नेट पे, हम उसको सॉल्यूशन मैनुअल से चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। इजीली हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। पर मेरा मानना है इसमें हम बेसिक लेवल क्वेश्चंस को ना कवर करें, क्योंकि हम बेसिक लेवल क्वेश्चन हमारे को आते हैं पहले से। इसमें से हम जो हायर लेवल क्वेश्चन है इसमें हमको लगता है हम नहीं कर पाएंगे। हमारे को जो इस टॉपिक में दिक्कत है बस वही कवर करना चाहिए, क्योंकि बुक बहुत लेंदी होती है, वो तो सबको पता है। बिल्कुल। बुक बहुत लेंदी होती है। तो ऐसे ही इसके अंदर अब ये बच गए 3 लाइन बस। ये 3 लाइन के टॉपिक और बच गए इसके प्रोबेबिलिटी के। सिलेबस बहुत बड़ा है प्रोबेबिलिटी का। वो पिछला पूरा पेज अकेले सिलेबस ले रहा था, स्ट्रैटेजी तो बहुत कम लिखी गई थी उस पे। तो ये जो 3 लाइन लिखी है हमने, ये ऐसे क्वेश्चन है, इन पे से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। पिछले तीनों पेपर उठा लीजिए सर, इस पे से कुछ नहीं पूछा गया। तो इसमें ये इशू हो रहा है कि जब सवाल ही नहीं आ रहे तो हम इसको हाईली क्यों कवर करें। हम हल्का हल्का करके कवर करके खत्म करते हैं। इसको ज्यादा क्यों डेप्थ में जाना। ये सवाल पूछे ही नहीं जा रहे। और जो सर अगर हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट, चाय स्क्वायर टेस्ट इसमें घुस गए ना, ये पूरा दिन ले लेगा हमारा, पूरे दिन मतलब पूरा हफ्ता लेगा हमारा ये अकेला। ये हमारे कॉलेज लेवल में था तो मैंने इसको पढ़ा था पहले, पर मैंने गेट के लिए इसको इग्नोर मारा था, क्योंकि ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। ये जो कह रहा है कि मैंने समझ लिया जेड टेस्ट, टी टेस्ट, वो झूठ बोल रहा है। इसके अंदर इतनी डेप्थ है, आप डेप्थ में जाते चले जाओगे, डेप्थ में खत्म नहीं होएगा। मेरा मानना है कोई भी इजी रिसोर्स लो इसमें, अनअकैडमी पे लेक्चर देख लो, कोई भी इजी रिसोर्स लो, पर इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। इसके डेप्थ में गए तो सर ऐसी तैसी हो जाएगी इसमें। ये बहुत बेकार टॉपिक है मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। और इसमें मेन बात है कि क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे। डिफिकल्ट होने के बाद क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, और इससे बुरी बात क्या हो सकती है सर। जब क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे तो क्यों इसमें सर दर्द करना अपना। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो सरदर्द का मतलब ही नहीं है। अब इसके बाद सर कैलकुलस आ जाता है। कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन हमने क्लास 12th में बहुत पढ़ा है। पूरी दोनों की दोनों किताबें कैलकुलस की थी। क्लास 12th में 2 एनसीईआरटी छपती है सर। तो दोनों की दोनों एनसीईआरटी, पहला वाला डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा वाला इंटीग्रल कैलकुलस, भर भर के पढ़ा है बच्चों ने। तो मेरे हिसाब से ये बच्चों को इशू होना ही नहीं चाहिए इसमें। तो इसमें एक टॉपिक अलग हो जाता है क्लास 12 से, वो है टेलर सीरीज। इसकी खासियत क्या है, ये सब अपने जो इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक होती है उसमें हमारा जो पहला साल होता है वो सबका कॉमन सिलेबस होता है। पहले साल में किसी का सिलेबस के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती, कोई कुछ अलग टॉपिक नहीं होते, सबने पढ़ा होता है वो।
तो ये जो हमारा पहला साल होता है उसमें टेलर सीरीज को कवर किया जाता है, अच्छे से कवर किया जाता है, हाई हाई डेप्थ में कवर किया जाता है कॉलेजेस में। तो इससे एक ओवरव्यू हो जाता है बच्चे को कि हमारे को टेलर सीरीज क्या होती है। तो एक बार इसको टेलर सीरीज को रिवीजन कर ले तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, इसमें बहुत इजी पड़ता है उसको। पर बाकी सारा तो मैं मानता हूँ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये बच्चों ने पढ़ा होता है। ये अगर नहीं पढ़ा तो सर इंजीनियरिंग वो कर ही नहीं रहा, ये नहीं पढ़ा तो इंजीनियरिंग कर ही नहीं रहा सर। हाँ, ये तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब वो तो आना ही चाहिए। ये तो सर सिर्फ क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस, क्या सर आप कोई थ्योरेटिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी ले लो ना, केमिकल इंजीनियरिंग वहां भी लग जाएगा, हर जगह। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में लग जाएगा। ये तो सर बहुत इजी है। ये तो एक बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है कि जिसको जल्दी से तोड़ लो, इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से तोड़ के खा भी लो। ये भी नहीं कि खत्म नहीं करना, खत्म कर दो और इसको साइड कर दो, बाकी टॉपिक्स पे ध्यान दो, इस पर ध्यान ही मत दो ज्यादा। पर इस पे दिक्कत क्या है, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि इजी है पर इसको जल्दी कवर कर लो, इसको ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इसको ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। तुम्हारे को पहले ही डेप्थ पता है। लिमिट्स पे सर क्लास 12th में बच्चों ने भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं सर, मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जेई मेन क्लियर किया होगा, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे जेई मेन क्लियर करके कोई ना कोई कॉलेज में लगे होंगे, क्योंकि जेई मेन एक नॉर्मल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सबने क्लियर करा होगा। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तो सर उस बच्चे ने पूरी 12वीं में पढ़ा ही पढ़ा है, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे कि उसको फिर से पढ़ाओगे तो सर वो गुस्सा हो जाएगा। बल्कि मेरे को गुस्सा आ जाता है फिर कि ये क्या देखूं सर लिमिट के अंदर। मैं इसके नोट्स में सारे टॉपिक्स के नोट्स बना रहा था, छोटे छोटे मैंने छोटे नोट्स बनाए थे, ज्यादा तो मैं उनको ज्यादा शेयर नहीं कर सकता, पर मैंने छोटे नोट्स बनाए थे सबके। तो मैं इसमें सोचा मैं इस टॉपिक में नोट्स बनाऊं किसके, इसमें कुछ नोट्स बनाने लायक ही नहीं है। तो मैंने इसमें फिर बाद में बस 2 ही टॉपिक्स में नोट्स बनाए थे कि एक टेलर सीरीज का फॉर्मूला हम कई बार भूल जाते हैं, टेलर सीरीज का एक सिंगल लाइन फॉर्मूला हम भूल जाते हैं कई बार। कुछ मेजर सीरीज का फॉर्मूला कि ये डायरेक्टली सीरीज हमें याद रखनी होती है लिमिट सॉल्व करने के लिए, जैसे tan x की सीरीज होती है वो कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो मैंने ऐसी ऐसी सीरीज को लिख लिया। और एक मैंने इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल लिखा है, पर ये अलग से लिखा है, मैक्सिमम मिनिमा अलग से लिखा है। तो मैक्सिमम मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल्स मैंने एक अलग से किया था कि अगर एक बाय चांस रिस्क में आ जाए तो। और इसके अलावा एक कॉन्केविटी पे ध्यान रखे बच्चे, कई बार कॉन्केविटी ना बच्चे भूल जाते हैं, बहुत वक्त हो गया है तो बच्चों को कॉन्केविटी वाला टॉपिक याद नहीं होगा, पर इसमें कॉन्केविटी पे सैंपल पेपर में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो बच्चों को इश्यू हो सकता है अगर वो एक बार सही से रीड ना कर ले। तो मेरी बस इस पे यही कहना है मतलब। तो कैलकुलस के बाद इसके अंदर हमारा एक टॉपिक बचता है डाटाबेस का। मैंने इसकी स्लाइड बनाई नहीं है डाटाबेस की तरह से, पर मैं बता देता हूँ डाटाबेस में हमें क्या करना चाहिए। डाटाबेस में हमारी एक डाटा माइनिंग की बुक आती है, मैं इसका नाम बता देता हूँ बुक का, ये डाटा माइनिंग कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स, बुक बाय जाइवे हान, एक नाम ऐसी बुक आती है। मैं इसकी एक बार फोटो भी दिखा देता हूँ। जो है ना इंटरव्यू के, अभी आप बता दो, इंटरव्यू के बाद इसमें ऐड कर देना, वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे इसको। ओके सर मैंने इसकी वो फोटो भी अभी दिख रही होगी, ये वाली बुक है हमारी। ये वाली बुक बच्चों को डाटा वेयर हाउसिंग के लिए अगर कवर करनी है ना, सब बेस्ट है। आप देखेंगे ना सिलेबस की लाइन बाय लाइन टॉपिक इसमें लिखे हैं, मतलब सिलेबस, हम कहते हैं ना कि सिलेबस की बुक नहीं पता चल रही, ये बुक पता चल रही है कि टीचर्स ने इसी बुक से उठाया है वो डाटा वेयर हाउसिंग के सारे टॉपिक। सारे डाटा वेयर हाउसिंग के टॉपिक आपको इसमें लाइन बाय लाइन मिलेंगे, और ऑर्डर भी वही मिलेगा जो सिलेबस में लिखा है। बहुत बढ़िया। तो हमें डाटा वेयर हाउसिंग के लिए कोई और बुक नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। आप थ्योरी में जाओगे ना तो थ्योरी सब कितनी भी पढ़ लो खत्म नहीं होने की। तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड, ये सबसे स्टैंडर्ड बुक है सारे कॉलेजेस के अंदर, बैचलर डिग्री हो गई, मास्टर डिग्री होगी, सब बच्चे डाटा माइनिंग के लिए यही बुक पढ़ते हैं अगर आपको पता हो। तो इसको हमारे कवर करना चाहिए डेटा वेयर हाउसिंग के लिए। और नॉर्मल डीबीएमएस के लिए मैं कहूंगा कि नॉर्मल डीबीएमएस में से ज्यादातर सीक्वल के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, और जो सीक्वल पे सवाल पूछ रहे हैं वो ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछ रहे। डाटा साइंस के पेपर में सीक्वल पे ज्यादा हाई लेवल सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास पहले ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, मशीन लर्निंग, इन पे हमारे को सवाल बनाने हैं। अगर हम इस पे भी मुश्किल बना देंगे तो फिर बच्चे ये कंप्लेंट करेंगे कि बहुत हाई लेवल का सिलेबस हो गया, हमारे समझ नहीं आ रहा। तो इसमें हमारे को नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सीक्वल का आउटपुट बता दो, ये सीक्वल का आउटपुट बता दो, उसमें हमारे को ज्यादा इशू होता नहीं है ऐसी। पर अगर हमारे को डाटा बेस की अगर कुछ और जानना है रिसोर्स, तो एक डाटाबेस की एक बहुत कॉमन बुक होती है, ये
इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं इसके अंदर डाल दूंगा। एक डाटाबेस सिस्टम कंसेप्ट, हाँ, डाटाबेस सिस्टम कंसेप्ट बाय सिल्बरस्टेन्स, वो बहुत कॉमन बुक है। उसकी स्लाइड्स अवेलेबल होती है ऑनलाइन फ्रीली। हमारे को उसकी स्लाइड्स कवर करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो अनअकैडमी से करनी चाहिए, मेरा मानना है। तो उसके बाद हमारा डाटाबेस का पूरा टॉपिक कंप्लीट है, हमारा पूरा डाटाबेस का टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद हमारा बस एक ही टॉपिक बचता है, प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर वाला। इसके अंदर आप कुछ भी मत करो, नॉर्मल पाइथन कोडिंग आपको आती होती है, सबको आपने कॉलेज में पढ़ी होती है, आपको वो भी समझने की इतनी जरूरत नहीं है। या तो आप एक वन शॉट वीडियो देख लो पाइथन के लिए, कोई भी अनअकैडमी की वन शॉट वीडियो देख लीजिए पाइथन के कोई भी कोर्स की, आपको समझ आ जाएगी कि पाइथन की कोडिंग कैसे होती है। तो हमारे को डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पेपर में। हमारे को ज्यादा हाई फाई कोड नहीं पूछे जाते जैसे सीएस में पूछे जाते थे, क्योंकि उनका मेनली यही रिलेटेड है, उनको कोडिंग ही करनी होती है सीएस में, तो इसलिए उनसे कोडिंग में हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमारे से इजी पूछे जा रहे हैं। पर इसमें एक इशू है, हर साल हमारे को एक ऐसा टॉपिक आ रहा है, जैसे कि हमारे से ये पूछा गया था पिछले से पिछले साल कि हैश टेबल के अंदर हमारे से कुछ फॉर्मूला पूछा गया था, सर्च से रिलेटेड फॉर्मूला पूछा गया था, उसका आंसर 1/1 माइनस अल्फा कुछ था, पर वो आपको एक ही बुक में मिला। मैंने उसका जब सोर्स ढूंढने की कोशिश करी तो वो टीएच कॉर्मन नाम की एक बुक होती है, CRLS, बहुत फेमस है, आपको भी पता होगा, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम। आप उसको पूरा कवर मत करो। जैसे आपसे वो पूछा गया कि ये 1/1 माइनस अल्फा वाला है, तो आप उसके जो पास वाले टॉपिक्स है ना, कि एक ln/1 माइनस अल्फा का भी है, एक बाकी सारे भी है, उनको उनके फॉर्मूला की एक छोटा सा आधा पेज का नोट्स बना लो, उससे थोड़ा सा रीड करके आधा पेज का नोट्स बना लो। उसके बाद उस बुक को मत खोलो। अगर आप उस बुक को अंदर गए तो आप वो बुक कवर नहीं कर सकते। वो तो सर मैं बताऊं सर, कोई प्रोफेसर से भी पूछोगे ना, वो भी बस कहने को कह देता मैंने कवर करी है, उससे आप इन डेप्थ पूछोगे ना, कहेगा कि मेरे को नहीं पता। वो एक बहुत डिफिकल्ट बुक है कहने को, पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे गेट के अंदर। तो मेरा मानना है प्रीवियस ईयर में से जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये नॉर्मल रिसोर्सेज में हमें नहीं मिल रहा, कि नॉर्मल लेक्चर्स में नहीं मिल रहा, नॉर्मल किसी उसमें नहीं मिल रहा, आप उसको उस बुक में ढूंढिए, आपको उस बुक में जरूर मिलेगा। और उसके नियर बाय टॉपिक्स को कर लीजिए, कि गेट का भी पूछेगा तो नियर बाय टॉपिक से पूछेगा, ज्यादा बाहर नहीं जाएगा उसके अंदर भी। गेट को भी पता है कि कोई बच्चा वो बुक पूरी नहीं पढ़ने वाला, सबको पता है सर वो बुक बहुत बेकार है, हाँ, तो पूरी वो कोई बुक पढ़ता नहीं है। तो सर मेरे हिसाब से हमने ज्यादातर इसके टॉपिक्स कवर कर लिए, हमने इसके ज्यादातर टॉपिक्स कवर कर लिए कि हमारा गेट का सिलेबस क्या है। इसके साथ सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों की हेल्प हो जाएगी, कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, ओके, मैं एक बुक लिख रहा हूँ, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा जो टॉपिक है इसकी डायरेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसके लीनियर अलजेब्रा के जो वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस है, इनके डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है टॉपिक्स। तो मैं एक बुक लिख रहा हूँ, बच्चे अगर चाहे तो इसका एक सैंपल देख सकते हैं। मैंने इसका अभी आधी बुक लिखी है, मैं आधी बुक और लिख के कोशिश करूंगा कि इस साल के एंडिंग में अगले बच्चों को ताकि मदद हो जाए, उनके लिए ये रिलीज करूं। हो सकेगा तो मैं अनअकैडमी से बोलूंगा कि अपनी पब्लिकेशन में रिलीज करे, वैसे तो मेरे को लगता है चांसेस थोड़े कम होंगे। अच्छा, देखो हम बिल्कुल, देखो बच्चे कोई मेहनत करते हैं, आप इतना एफर्ट लगाओगे तो बिल्कुल रिलीज करवाएंगे आपकी बुक, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक ये हाई क्वालिटी में रखने की कोशिश करी है कि आपको एक एक लेटर अच्छे से समझ आए, और मैंने इसके अंदर हर एक वेक्टर स्पेस जो पूछ सकते हैं उन सबके एग्जांपल्स डालने की कोशिश करी है। मैंने इसके अंदर अब तक टोटल 15 टाइप के वेक्टर स्पेसेस के जो वियर्ड एग्जांपल होते हैं कि कोई बच्चा सोल्व नहीं कर पाता, उनको भी डालने का कोशिश कर रहा है, कि ताकि बच्चों को इसके बाद कुछ और चाहिए ही ना हो। वेक्टर स्पेस और सब स्पेस की मैंने बहुत बुराई करी थी इस पूरे लेक्चर में, कि बच्चों को बहुत इश्यू होता है इसमें, तो मैं इसलिए इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। कहने को मैंने सर इसके लिए एक पोल किया था अपने दोस्तों के बीच में, कि जिनने और किसी ने गेट डीए का पेपर दिया था, ज्यादातर सबने कहा था हमारे को मशीन लर्निंग या एआई की बुक दो। वो सबको एक लगता है कि हमें मशीन लर्निंग और एआई की बुक इसलिए चाहिए क्योंकि एक वो उसका अलग ही हवा बन रखा है कि हमें मशीन लर्निंग और एआई चाहिए। पर मेरा मानना है कि बच्चों को करेंटली मशीन लर्निंग और एआई से नॉर्मल न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, और एआई से तो बहुत कम पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन सर कुछ नहीं होता एक पेपर में, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि मैं इतना बड़ा टॉपिक हूँ, एआई नाम है मेरा और 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अकेले कोर्स वो पेपर का नाम डाटा साइंस एंड एआई है, तो एआई से सर 2 सवाल मेरे हिसाब से गेट वाले भी एक थोड़ा बच्चों के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। एआई से 5-6 सवाल एटलीस्ट आने चाहिए। आपका क्या कहना है सर?
नहीं बिल्कुल, देखो एआई का मतलब बच्चों को लग रहा है कि डेटा साइंस का मतलब है मशीन लर्निंग एआई, वो ये नहीं कहा, हाँ। उनको ये नहीं पता कि यार ये 20 नंबर से ज्यादा जा ही नहीं रहा है, तो 80 मार्क्स का तो बाकी पेपर है भाई, 80 ले आओ आप। सर मेरा मानना है कि मैथ्स के टॉपिक्स है ना, आप उनको अच्छे से कवर करो, आप एक एवरेज स्कोर ले आओगे। उसके बाद मशीन लर्निंग को कवर कर लो, आप एक टॉपर बन जाओगे। और उसके बाद अगर आपको और ज्यादा है कि भाई मेरे को तो ऑल इंडिया रैंक बन जाना है, तो बाकी बचाओ फिर सर करते रहो, डाटा स्ट्रक्चर, डीबीएम, बस उनकी तो कोई डेप्थ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस सिलेबस की मैं बात बताऊं क्या खास है गेट की, ये हाँ। जो नया पेपर निकला है गेट डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, इसमें एक अच्छाई है कि ये एक सीमित सीमित जगह तक है, कि इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं इसके अंदर सिलेबस। इसकी एक सीमित जगह है, क्योंकि सब जो प्रोफेसर है जितना क्लास में पढ़ाते हैं ना बीटेक के अंदर, उतना ही पूछा जाएगा। वहीं गेट सीएस में एक इशू है, गेट सीएस में सर बहुत सारे प्रोफेसर पढ़ा चुके हैं, विदेशी प्रोफेसर पढ़ा चुके हैं, नए प्रोफेसर पढ़ा चुके हैं, तो इनकी हाई लेवल की बुक्स बन गई है। तो हाँ, सारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हाई लेवल की बुक से आ रहे हैं गेट सीएस में। वहीं गेट डीए के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो वो गेट वाले भी ज्यादा हाई लेवल पे पूछ नहीं पा रहे हैं, गेट वाले भी हाई लेवल पे पूछ नहीं पा रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको कि वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस से क्यों पूछ पा रहे हैं हाई लेवल पे, क्योंकि सर वेक्टर स्पेस और सबस्पेस ना, ये जो मैथमेटिक्स डिसिप्लिन है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, सालों पहले से मैथमेटिक्स के अंदर इंजीनियरिंग होती थी। वो आजकल लोग एडमिशन कम लेना चाह रहे, पर सालों पहले बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग चलती थी उसकी। जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तो उसकी एंगल निकालते थे कि हमारे को किस एंगल पे किस मिसाइल को लॉन्च करना है, तब मैथमेटिक्स के इंजीनियर्स की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। तो मेरे हिसाब से उस वक्त पे ये वेक्टर स्पेस पे बहुत हाई रिसर्च हो चुकी है, इसलिए इसी टॉपिक पे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वरना मेरा मानना है कि इसके अंदर और कोई हाई लेवल टॉपिक बचता नहीं है, बच्चे करना चाहें तो ये बहुत इजी टॉपिक है। और मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों की जो ये मुश्किल है कि वेक्टर स्पेस का जो ये है कि टॉपिक बहुत मुश्किल कर रहा है, मैं इसको बच्चों के लिए थोड़ा इजी करूं। मैं इसके अंदर कोशिश करूंगा कि इसके अंदर पीवाईक्यूज भी इंकॉर्पोरेट करूं। जो प्रोफेसर थोड़ा बहुत लेक्चर्स डाल के रखते हैं ऑनलाइन, आपने देखा होगा आईआईटी के प्रोफेसर ऑनलाइन लेक्चर डालते हैं अपने, उनसे भी थोड़ा सा रिसोर्स लूं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक से लूं और एक अच्छी सी बुक बना के बच्चों को दूं, ताकि उनको वो लगे कि और कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब इसके लिए लीनियर अलजेब्रा की बुक हो गई, मजा आ गया कि और कुछ जरूरत ही नहीं। और थोड़े अनअकैडमी पे लेक्चर्स देखेंगे, क्योंकि सर बुक ना थोड़ा बच्चों को पढ़ने में टेडियस रहती है, तो एक बार अनअकैडमी पे लेक्चर देखे, फिर मेरी बुक से उनने प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली, मजे आ गए बच्चों को। तो मैं ये नहीं बहुत, मानता हूँ। तुम तो यार खतरनाक, मतलब एकदम बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी, मतलब मजा आ गया मतलब तुम्हारे साथ इंटरव्यू करके मुझे भी कि यार तुम एकदम डायनेमिक आदमी हो, बहुत मेहनत की है तुमने इन सर सब मैं चीजों बताऊं, पहले ना मैं इंटरव्यू देने में थोड़ा सा शर्माता था। में। मैं अच्छा। क्या कहते हैं, जैसे स्टेज पे जाता था ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था मैं क्या बोलूं, मैं अच्छा। बहुत कंफ्यूज हो जाता था। मैं तो क्या कहते हैं, मैं ज्यादातर स्टेज पे जाना नहीं चाहता था। तो अच्छा। मैंने करंटली जो एक बुक पढ़ी थी, हाँ। ये क्या कहते हैं कौटिल्य की बुक है, अर्थशास्त्र नाम की, आपने सुना होगा नाम, हम्म। अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र की बुक जो मैंने पढ़ी, इसने मेरे को एक कॉन्फिडेंस दिया है, बूस्ट दिया है कि मैं आगे भी अपने लेवल लाइफ को और आगे तक सोचूं। पहले मैं डायरेक्टली बस ये सोचता था कि क्या है, एक नॉर्मल सी नौकरी ले लेंगे बस काफी है। अब मेरा एक नॉर्मल सी नौकरी का मन नहीं है, मेरा मन है कि मैं और आगे जाऊं। पहले मैं नॉर्मल नौकरी लेके बस अपने मजे में रहना चाहता था कि अपने पैसे कमाए, रात को आए, घूमने फिरने गए, आइसक्रीम खाई और मजे से सो गए। नॉर्मल लाइफ, मेरे को नॉर्मल लाइफ चाहिए थी बचपन से। मेरे को ज्यादा थ्रिल वगैरह नहीं पसंद की जिंदगी में अजीब अजीब काम हो रहे हैं। पर मेरे को एक चीज पता चली कि इसमें धीरे धीरे ना हम बोर हो जाते हैं इस लाइफस्टाइल में। हाँ, इस हम लाइफस्टाइल एक से लाइफस्टाइल में धीरे धीरे बोर हो जाते हैं। अब कहने को सर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पर अब आप 10 बच्चों का इंटरव्यू लेंगे ना, तो आप कहेंगे कि क्यों ले रहे हो मेरे से इंटरव्यू, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दूसरे टीचर को बिठा दो अभी के अभी। सर ये सही, रियलिटी है सबके लिए। सबके कोई लिए। सर 10 बार एक ही काम को करेगा ना, वो बोर हो जाता है। अब टीचर्स बिल्कुल। थोड़ा सा, अगर आप टीचर्स की रिसर्च पे देखें तो टीचर्स के दिमाग पे एक मेंटल प्रेशर रहता है। हम सोचते हैं कि टीचर को वाह वो रोज एक टॉपिक पढ़ाता है, उसके लिए पढ़ाना आसान है। हम कह देते हैं टीचर को एक ही टॉपिक को रोज पढ़ाना है, बल्कि बच्चे को रोज नया सीखना है। पर बच्चे वहां को टीचर का दिमाग ये खराब है कि उसको रोज एक ही टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है। उसके लिए बिल्कुल। टीचर के लिए नहीं आ पा रहा, टीचर कह रहा है मैं बोर हो गया हूं इसको पढ़ा पढ़ा के। अब सर एक जैसे वो फोर्स का टॉपिक होता है, फोर्स इक्वल्स टू एम, कितनी बार बताता है 9वीं क्लास का बच्चे को टीचर। अब वो टीचर कहता है ये क्या टॉपिक है, इसको कितनी बार बताऊं बच्चे को, मैं बोर हो गया।
बिल्कुल, लाइफ तो में अलग लाइफ चैलेंजेस। में चीजें बदलनी जरूरी होती हैं सर, थोड़ा हाई एस्पिरेशन भी रखनी चाहिए सर। अगर आप जैसे अब हमारे देश में प्रधानमंत्री बनता है, अगर कोई प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहेगा तो सर हमारे देश में प्रधानमंत्री बनेगा कौन? सर आप बिल्कुल कभी बचपन से आपने सोचा ही ना हो कि सर सब कह देते हैं कि इसको लालच था प्रधानमंत्री बनने का, इसको लालच था, इसको सत्ता का लोभ है, इसको वो है। सर लोभ कुछ नहीं होता किसी भी इंसान में, सब इंसानों में ये होता है कि सर अगर आपने कोशिश ही नहीं करी तो उस तक कोई पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल सर कुर्सी खाली छोड़ के भी तो कोई फायदा नहीं होएगा आगे जाके। बिल्कुल 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 सत्ता का लोभ होना भी जरूरी है, और उसका वो नहीं होना चाहिए कि अब मैं सत्ता पे आ गया हूं तो अब मेरे को गुरूर हो गया कि अब मैं सबसे ताकतवर बंदा हूं। पर लोभ होना जरूरी है सर जब तक किसी को लालच नहीं होगा ना, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। नहीं, वो लालच नहीं होगा कुछ बड़ा करने का तो फिर आदमी तैयारी क्यों करेगा, गेट के लिए क्यों मेहनत करेगा, रैंक क्यों निकालेगा, आईआईटी क्यों जाएगा, वहीं भी अब कहीं ना मैंने कहीं तो लालच। सर जो मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी है, उसको पता है मेरे बाप ने कमा लिया है, पर अगर वो ना कमाए तो सर थोड़े दिनों बाद उसका पैसा खत्म हो जाएगा। उसको मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी हमेशा। उसका अगर बिल्कुल उसने कभी सोचा ना कि मेरे बाप ने कमा लिया मैं कुछ नहीं करूंगा, आराम से घर जाऊंगा सोऊंगा, अब तो शादी भी होगी, आराम से बीवी के साथ घूमता फिरता रहूंगा, वर्ल्ड टूर करता रहूंगा, सर थोड़े दिनों बाद उसका बिजनेस डूब जाएगा, अपने आप डूबेगा, अपने आप बिल्कुल पीछे पीठ पे लात लग जाएगी और खत्म हो जाएगा सब कुछ। वो अनंत अंबानी जो हमारा है, इसको थोड़ा मजाक बनाता है हमारा यूट्यूब पे, बहुत मजाक बनाता है उसका मैरिज का, कि ये जानबूझ के एक अमीर आदमी एक लड़की से शादी कर रहा है। तो मेरा मानना है ऐसा भी नहीं है। हर किसी का अपना एक एम्बिशन होता है कि हमारे को कैसी लाइफ चाहिए, कैसा क्या चाहिए, और हर किसी को अपना एम्बिशन मिलना चाहिए। और जब हमारे को एम्बिशन के लेके पागल भी नहीं होना चाहिए, पर हाँ, तो पागल ये नहीं। भी नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को आईआईटी दिल्ली में पीएचडी मिले, मेरे रैंक लाने की भी कोशिश करी, पर अभी भी मेरा इंटरव्यू होएगा, अब वो प्रोफेसर की मर्जी होगी सर कि मेरे को लेता है नहीं लेता। अब इंटरव्यू में चीज होती है, हर किसी को इंटरव्यू पसंद नहीं आता, किसी का भी, हर हाँ किसी की एक अलग पर्सनालिटी है। कोई प्रोफेसर होता है वो अक्खड़ होता है कि एक बच्चे में डिसिप्लिन हाई लेवल का होना चाहिए, कोई कहता है कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, बच्चा भी फ्रेंडली होना चाहिए। वो फ्रेंडली प्रोफेसर अक्खड़ बच्चे को ना दे, और जो अक्खड़ है वो फ्रेंडली बच्चे को ना दे। अब आपको किसके अंदर मिलता है सर इंटरव्यू, तो वो आप नहीं बता सकते। बिल्कुल 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 तो सर ये हमारे को एक डाइवर्स लाइफ जरूरी है, हम डाइवर्सिटी के बिना नहीं जी सकते कभी भी, मेरा ये मानना है। तो ये मैंने थोड़ा सा कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ के जाना था। तो इसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी थी, क्या कहते हैं, अब्दुल कलाम की, लर्निंग हाउ टू फ्लाई। उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि हमारे को हमेशा 3 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए जिंदगी में, हमारे को 3 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए जिंदगी में। वो 3 पुस्तकों का हमने नाम बोला था कि एक तो देश का संविधान पढ़ना चाहिए हमारे को जब हमारे को हमारे देश की बुनियाद ही ना पता हो तो हम क्या करेंगे जान के रह के भी इस देश में। एक देश की बुनियाद पता होनी चाहिए। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। अगर आप जैन हो तो जैन के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध हो तो बौद्ध के अलग अलग है, हिंदू हो तो आपका वो भगवत गीता है, एक वेद है, कोई भी एक। आप ये नहीं कि अब वेद 4 है तो मैं 4 के 4 वेद खरीद के लाऊंगा फ्री में पढ़ना शुरू करूंगा, कोई भी उठा लीजिए सर, आपका एक धार्मिक ग्रंथ होना जरूरी है अपने साथ। वो आपको एक लाइफ के अंदर आगे कैसे बढ़ना है वो बताता है। श्रीमद् भागवत गीता में हमारे को बताया गया है कि हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, अरे श्रीमद् भागवत गीता तो बस एक वो बुक है कि ये हमारे हिंदू 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 की बुक है एक, बस ये एक तरीके से रिलीजन को डिफाइन करते हैं। वो रिलीजन को डिफाइन नहीं करती सर, वो हमारी लाइफ को डिफाइन करती है। हर बिल्कुल किसी रिलीजन की बुक लाइफ को डिफाइन करती है, मेरा मानना है। नहीं आपका बिल्कुल क्या सही। मानना है सर? नहीं बिल्कुल, उसमें वो एक्चुअली वो चीजें सिखा रही है ना बुक कि भाई आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जिंदगी जीना सिखा रही है, मतलब वो। और तो ये तीसरी तो बुक उन्होंने कही थी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपके पास होना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की सर खास बात बताऊं क्या है, मैंने जब पूरा पढ़ा तो मेरे को क्या पता चला, हमारे मन में एक बहुत बेकार फीलिंग है कि कौटिल्य महिलाओं के खिलाफ था। सब लोग महिलाओं के खिलाफ सोचते हैं कौटिल्य को। अगर आपने पढ़ा हो, आपने कभी पूछा हो किसी से, तो सब कहते हैं कौटिल्य महिलाओं के लिए ऐसे बेकार बोला है, ऐसे बेकार बोला है, वो बेकार बोला है। कौटिल्य ने सर बेकार नहीं बोला, उसको पता है कि सर ये सामाजिक दृष्टि से लोग अभी उठे नहीं है, वो सामाजिक दृष्टि से लोगों को उठाना चाहता था। तो उसको एक नॉर्मल सामाजिक दृष्टि को मानना भी पड़ा सर, उसको एक सोशल लेवल को मानना भी पड़ेगा। अभी जो हमारा सोशल लेवल है हमें उसको मानना पड़ेगा ताकि हम उसको और इनहांस कर सके। हमें हर चीज को इनहांस करनी है सर, आखिर में हमारा क्या मेन गोल है, हमारे को हर चीज को इनहांस करना है। आपको इनहांस करना है, अकेडमी को इनहांस करना है, अपने
पर्सनल लाइफ को एनहांस करना है, मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ को एनहांस करना है। तो सबके अपने पर्सनल गोल्स हैं, उनको एनहांस करना है। ऐसे ही जो राजा होता है उसका काम होता है उसका सोशल जस्टिस को एनहांस करना है। बिल्कुल। तो उसके वक्त पे सोशली बहुत गलत गलत काम होते थे सर। नॉर्मल बात है कि एंशिएंट टाइम में इश्यूज थे बहुत सारे, क्योंकि एक हाई लेवल की गवर्नेंस नहीं थी। पहली बार चाणक्य ही था, चाणक्य से पहले बस एक और किंगडम रहा था, वैशाली। उसके अलावा चाणक्य ही था जब हमारे देश में पहली बार संविधान आया था। छात्र एक तरीके से पूरा संविधान है। तो इसकी वजह से हमारी महिलाओं को कई अधिकार मिले भी थे। उसकी वजह से हमारी महिलाओं को कि आदमी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता। कौटिल्य ने दूसरी शादी पे आदमी की रोक लगा दी थी अपने वक्त पे। वो कोई नहीं देखता कि ये महिलाओं के साथ था। चाणक्य ने महिलाओं के लेके बहुत सारे अलग अलग नियम बनाए थे कि महिला को कैसे आदमी परेशान नहीं कर सकता। दहेज प्रथा के लिए उसने बोला था कि अगर दहेज लिया भी है तो वो एक तरीके से महिला का वस्तु है, अगर आदमी उसको यूज भी करता है तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा आदमी को, बाद में महिला को वापस करना है। उसने सर उसकी इशू क्या थी चाणक्य की, उसको सोशल स्टाटा जो मिला था वो थोड़ा हाईली बेकार मिला था, क्योंकि जो नंदवंश था उसने बहुत इशू करे थे उस वक्त। नंदवंश का नाम खराब ही है सर, जो उसकी वजह से वो सोसाइटी तब खराब हो चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। तो कौटिल्य ने उसको अच्छा करने की कोशिश करी थी, पर लोग उसको हमेशा गलत मानते। पर मेरा मानना है कि हमारे को उसको समझना चाहिए। और अगर हम महिला और आदमी के रिलेशंस को हटा दे कौटिल्य के से, तो हम राजनीति को बहुत अच्छा समझ सकते हैं। उससे राजनीति को बहुत आगे तक समझ सकते हैं सर। बहुत स्मूथ स्टेप हो जाती है राजनीति की उसकी समझना। हम राजनीति को समझने में सालों लगा देते हैं। एक पॉडकास्ट रखेंगे एक अलग से, उसमें बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करना है यार। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, मतलब मुझे जरूर रखना, क्यों नहीं। ये इंटरव्यू हम तो सर रोज यही काम है सर, सुबह उठे अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ने के बाद कुछ है नहीं, किताब पढ़ ली कोई, उसके बाद अपना थोड़ा सा कुछ और पढ़ा, फिर बाद में अपने पापा के साथ थोड़ी देर काम पे गए, थोड़ा सा उनसे काम सीखा, फिर बाद में अपना घर पे आके गेट का पढ़ लिया। अब जैसे गेट खत्म हो गया तब मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। यही अपना काम है सर, किताबें पढ़ते रहते हैं। अच्छा है, बच्चों को ज्ञान मिलेगा सर, जो आगे की पीढ़ी होगी इसको। बिल्कुल एक रखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू तो हम अभी नहीं खींच सकते बहुत ज्यादा, लेकिन एक ऐसा एक सेशन रखेंगे जिसमें कि मतलब तुमने जो सीखा है ना यार, वो उसकी नॉलेज बाकी लोगों तक जानी चाहिए, मतलब वो बहुत जरूरी है। तो तुम किस दिन फ्री रहोगे? संडे के दिन फ्री रहोगे क्या? संडे सर, हाँ संडे को फ्री हूँ मैं सर। हाँ, तो संडे को एक सेशन रखेंगे हम, उसमें बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, मतलब नॉट पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, मतलब बहुत। हाँ सर, कोई बात नहीं, मजा आएगा। हाँ, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ तुमसे बहुत सारे चीजें सीखने को मिलेंगी बच्चों को, कि हाँ भाई लाइफ में क्या क्या जरूरी है। तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक पे बैक आते हैं, कुछ चीजें मैं पूछता हूँ। हाँ पूछिए सर। जैसे कि मान लो एक बच्चा है, तो कितना टाइम उसको लगेगा तैयारी करने में गेट डेटा साइंस की, कि इतने टाइम इतने घंटे डेली यदि वो पढ़ता है तो कितने टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिएगा? सर आप अगर सीएस बैकग्राउंड की पूछे तो मेरे हिसाब से 2 to 3 months आर इनफ। 2 to 3 months आर इनफ, अगर सीएस बैकग्राउंड है उसका। और उसने ऐसा नहीं है कि कॉलेज में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अब मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो गाना गाऊंगा, मैं वो करूंगा वगैरह करूंगा। सर मैं एक सीरियस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर सीएस के अंदर कोई सीरियस स्टूडेंट है तो उसको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 2-3 महीने में अच्छे से कवर कर लेगा। उसको एक रिवीजन मारना है सारे टॉपिक्स पे मेनली। एक ऐसा कॉलेज में नहीं पढ़ा है मतलब, और वो गेट देना चाह रहा है अभी, तो उसको कितना टाइम लग सकता है? कॉलेज में बहुत एक एवरेज स्टूडेंट है। आप सीएस स्टूडेंट्स की पूछ रहे हो जो बाकी स्टूडेंट्स दिए देंगे? स्टूडेंट की पूछ रहा हूँ। सिर्फ सीएस स्टूडेंट्स की पूछे तो सर मेरे हिसाब से उनको 7 to 8 months लगेंगे, अगर उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। 7 to 8 months एक मिनिमम टाइम होएगा, क्योंकि उसको बेसिक्स जानने पड़ेंगे। बेसिक्स जरूरी है इसके अंदर जब तक बेसिक्स नहीं आएंगे तो मशीन लर्निंग के क्वेश्चन तो सर वो मैं बताऊं सर, अब की बार क्या देख रहा था पेपर के अंदर, पूरा एक एक पढ़ने के क्वेश्चन लिख रखे हैं मशीन लर्निंग में। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है उस टॉपिक का, और वो उसके अंदर हमको ढूंढना पड़ रहा है क्वेश्चन के अंदर। पर वो बच्चा क्या सोचेगा, मैंने तो पढ़ाई नहीं, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। तो उसलिए उसको थोड़ा पहले से बेसिक पता होना चाहिए, तो उसको पढ़ते हुए लगेगा कि कुछ भी होगा मैं सॉल्व कर डालूंगा आखिर में। उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए 7 to 8 months लगेंगे उसको। और जो नॉन सीएससी के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि मैथमेटिक्स तो सबके लिए कॉमन है, कोई बंदा 12th में पढ़ के आया हो तो उसको कितना टाइम लग सकता है? और वो जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट है, जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रिकल का है, कोई मैकेनिकल का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो वो गेट डीए के अंदर रैंक लेके आ सकता है अच्छी?
सर कितना जैसे कम? इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को बहुत हद तक आजकल सीएस रिलेटेड कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं और वो ऑप्शनल में भी ले लेते हैं कैसे भी करके। तो उनको मेरा मानना है उनको मैक्स टू मैक्स 9 मंथ्स लगेंगे, उनका काम चल जाएगा 9 मंथ्स में, वो कवर कर लेंगे इजीली। वही जो बाकी ब्रांचेस अब जैसे बायोटेक वगैरह, ये केमिकल इंजीनियरिंग और ये सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनका थोड़ा सा बहुत कम रिलेशन रहता है इससे, क्योंकि ये सब टॉपिक्स नए हो जाते हैं, उनके लिए मैथ से भी थोड़ा रिलेशन कम हो जाता है, उनका मैथ से भी ज्यादा लेना देना नहीं हो पाता, तो उनके लिए मेरे हिसाब से 1.5 साल लग सकता है। उनके 1.5 साल? उनको हाई प्रिपरेशन टाइम लगेगा क्योंकि उनको सब कुछ नया सीखना है, उनके लिए ये पेपर बना ही नहीं है मेनली। तो ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। और तुमने रिवीजन कितनी बार किया था, मतलब सर पढ़ने के बाद चीजों को कैसे करते थे? मैंने क्या किया था, मैंने एक तरीके से वर्ड के नोट्स बनाए थे, वर्ड फाइल में नोट्स बना लिए थे। फिर मैं क्या रिवीजन में क्या करता था, रिवाइज करता था मैं। जो वर्ड के नोट्स थे जैसे मेरे बने थे, उसको मैं 20 जैसे 30 पन्ने थे, उसमें से 10 पन्ने हटा दिए पहले रिवीजन में। अगले रिवीजन में मैंने वो 3 पन्ने हटा दिए, उसके बाद मैं हटाता नहीं था कि अगर अब मैं हटाऊंगा तो वो ज्यादा बेकार हो जाएगा। इसके बाद वो फर्दर लोग कहते कि और हटा दो, पर मैं और नहीं हटाता कि फिर कुछ तो रिवीजन के लिए ही नहीं बचेगा। अगर हम सब कुछ ही हटा देंगे तो हमको लगता है हमारे को ये इजी लग रहा है टॉपिक, पर थोड़े दिनों बाद वो भूल जाते हैं। तो मेरा मानना है तो हमारे को वर्ड में नोट्स बनाने चाहिए, 2 रिवीजन के अंदर हमारे को टॉपिक्स को हटाना चाहिए, पर तीसरे रिवीजन के बाद हमारे को टॉपिक्स को नहीं हटाना चाहिए। मैंने इसके लिए 5 रिवीजन करे थे, मैंने बहुत छोटे नोट्स बनाए थे, ज्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने ज्यादातर क्या कोशिश करी थी, जैसे मशीन लर्निंग में न्यूमेरिकल्स आते तो मैंने थ्योरी रखी नहीं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स को नोट्स में डाल दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, स्क्रीनशॉट खींचे और कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। और पीवाई की उस तो खैर इसमें है ही थे नहीं। और मॉक टेस्ट आपने लगाए थे इससे पहले? मॉक टेस्ट सर मॉक टेस्ट का मेरे को टाइम कम मिला था, क्योंकि मेरा एक तरीके से 7th सेमेस्टर जो था बहुत टेडियस था, उसके बाद जो मेरे को टाइम मिला मैंने उसी में प्रिपरेशन की है मेनली। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि मैंने मॉक टेस्ट ज्यादा दिए नहीं, मैंने वो जो फ्री मॉक टेस्ट थे सबके बस वही दिए थे मेनली, जो नेट पे फ्रीली अवेलेबल थे। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे ज्यादातर टाइम 75 to 80 मार्क्स आ रहे थे, पर अब की बार थोड़ा सा जो पेपर था उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा हायर साइड पे हुआ, उसकी वजह से मेरे मार्क्स कटे हैं, मैं ओपनली बता रहा हूँ। ओके ओके, ग्रेट। अभी मार्क्स कितने आए थे इस बार आपके? अभी सर मेरे 70 मार्क्स आए हैं, 70 रैंक एंड 70 मार्क्स। अरे गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। तो बहुत बढ़िया, अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई इतनी बेहतरीन रैंक लाने के लिए। और आपके साथ तो एक सेशन और रखेंगे जिससे कि बच्चों को ठीक है बहुत सर, कोई बात नहीं, मजा आएगा। सो अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।